नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। मन की बात के 123वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रेरणादायक कहानियां साझा की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाएं बाजरे से बिस्किट बना रही है। श्री अन्ना और ये बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक पहुंच रही हैं। उन्होंने गिरी सैनिटरी पैड बनाना भी शुरू कर दिया है और सिर्फ 3 महीने में 40,000 पैड बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बालाघाट की सुमा उइके का भी जिक्र किया, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मशरूम की खेती और पशुपालन कर रही है। उन्होंने अपनी पहल को दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर तक विस्तारित किया है। प्रधानमंत्री ने वियतनाम का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के लोगों ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखने का अवसर प्रदान करने पर भारत का आभार जताया। यह अवशेष वियतनाम में 9 स्थानों पर रखे गए और वहां की सरकार ने भारत से 12 दिन और दर्शन का समय बढ़ाने की अपील की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। पुणे के रमेश खरबाले की कहानी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे जुन्नार की पहाड़ियों पर जाकर गड्ढे खोदते हैं, बीज बोते हैं और जल संरक्षण करते हैं। उन्होंने 2 महीनों में 70 गड्ढे बनाए, तालाब तैयार किए और एक ऑक्सीजन पार्क भी विकसित किया, जिससे वन्य जीवन लौट रहा है। तो वहीं आप बताते हुए चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड सुना। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी के विचारों की सराहना की और इसे जन भागीदारी को बढ़ावा देने वाला प्रेरणा स्रोत बताया। तो वही गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। नेताओं ने इसे जन संवाद का प्रभावशाली माध्यम बताया और पीएम मोदी के संदेशों की सराहना भी की। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने परियोजनाएं देखी हैं, वे ऐतिहासिक परियोजनाएं थी। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां आए और इन परियोजनाओं का उद्घाटन करें। कई परियोजनाएं पूरी होने वाली है, बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री उन परियोजनाओं को पूरा करें और उनका उद्घाटन करने आए। सभी लंबित परियोजनाएं पूरी होनी चाहिए। तो पुरी में हुई भगदड़ को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मेरी सरकार और मैं सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगते हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये लापरवाही अक्षम्य है। सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी और मैंने निर्देश दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दिया जाए। तो वहीं ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और एलओपी नवीन पटनायक ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं पुरी के साधार बाली में हुई दुखद भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले 3 भक्तों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस विनाशकारी घटना में घायल हुए भक्तों के शीघ्र स्वस्थ होने की महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं। आज की भगदड़ रथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन की घोर विफलता के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिसमें सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया। ये भक्तों के लिए एक शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने में सरकार की स्पष्ट अक्षमता को उजागर करता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले पर शिवसेना युवती के सांसद संजय राउत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे राज्य की शिक्षा में हिंदी को जबरन थोपे जाने के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम जनता के साथ मिलकर आज जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव को जलाएंगे। मुख्य कार्यक्रम मुंबई में है। इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच ये एकता के लिए नहीं है, एक राजनीतिक गठबंधन तो नहीं कही है।
तो दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश साहिब सिंह ने नेहरू पार्क का निरीक्षण किया है। दोनों मंत्रियों ने यहाँ AQI सुधार और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कार्यों की समीक्षा की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा भी की। इसी के साथ ही दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि जब से हमने सरकार बनाई है, हमारे कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और उनके विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण और AQI को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। हम दिल्ली में ऐसे स्थानों की पहचान करेंगे और अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक के साथ आगे आएंगे। हमने इसके लिए केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की धनराशि मांगी है। वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में AQI एक बड़ी चुनौती है। हम AQI को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम नेहरू पार्क में एक अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि इस क्षेत्र में बहुत से लोग सुबह की सैर और व्यायाम के लिए आते हैं, इसीलिए हम ये निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम किसी विशेष स्थान पर AQI को कम कर सकते हैं। तो वही साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी में सुबह 5 बजे मुठभेड़ हुई। अक्षय और जातिन नाम के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। अमर कॉलोनी में ये मुठभेड़ हुआ है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। बताते चले आपको, पुलिस अब आगे की जांच में जुट चुकी है। बदमाशों के नाम आपको बताते हुए चले, अक्षय और जतिन, ये 2 युवक हैं, 2 बदमाश हैं जिनके साथ मुठभेड़ पुलिस की हुई और इस दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में घायल बदमाशों ने कुछ दिन पहले साउथ दिल्ली इलाके में चाकू की नोक पर एक अमेरिकी नागरिक से लूटपाट की थी। इनके खिलाफ लूट के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जानकारी में जुटी हुई है। तो दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर 27 से 28 जून 2025 की मध्य रात्रि को CISF ने एक व्यापक मल्टी एजेंसी मेगा मॉक अभ्यास किया। इस अभ्यास में CBRN खतरों, आतंकवादी हमलों, बंधक संकट और IED विस्फोटों का अनुकरण किया गया। इस अभ्यास में CISF, NDRF, NSG, DMRC, दिल्ली पुलिस, SWAT, IB, NDMC, DMRP, DCD, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं के साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस के 594 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया। ये अभ्यास तैयारी, अंतर एजेंसी समन्वय और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के SKICC में अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते हुए चले कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव अटल डुल्लू भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने बताया कि हाल ही में राजभवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ भी अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर चर्चा की गई थी। बैठक में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों, धार्मिक नेताओं और व्यापारियों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। 26 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सीनियर लीडर्स और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को मैंने राजभवन बुलाया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा और मुहर्रम ये दोनों सफल हो, उनसे अनुरोध किया था और सबने भरोसा दिया है कि यात्रा में भी पूरा सहयोग करेंगे, मुहर्रम भी सफल हो, इसका
आश्वासन और भरोसा उन्होंने दिया है। आज सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, रिलीजियस लीडर्स, डीडीसी के चेयरपर्सन, बिजनेस ट्रेड के एसोसिएशंस के ऑफिस बियरर्स और एमएलए साहिबान सब लोग आए थे। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी सारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। सबसे पिछले 4 वर्षों से ये प्रयास हम सब हर बार करते हैं और इन सब लोगों ने सहयोग किया कि ये प्रशासन और श्राइन बोर्ड से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों की यात्रा है। हम सभी लोग इस यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से यात्रा सफल। तो वहीं बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के मोहम्मदगंज पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय शंकरपट्टी में मिड डे मील खाने के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। बच्चों ने खिचड़ी और चोखा खाया था। उसके कुछ ही देर बाद उन्हें पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने लगे। देखते ही देखते स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और कई बच्चे बेहोश तक हो गए। घटना की खबर मिलते ही अभिभावकों में दहशत फैल गई। बीमार बच्चों को तुरंत छातापुर सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वक्त लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश से कुछ इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित बताया जा रहा है। बड़ी अपडेट आपको बताते हुए चले कि लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रह सकती है। तो वही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ इलाके में बादल फटने की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस घटना में एक निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे के वक्त साइट पर काम कर रहे करीब 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। जिला अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर रवाना हो गई और राहत बचाव का कार्य भी तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहे और सुरक्षित स्थानों पर रहे। तो वहीं ओडिशा के पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के सामने रविवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 4:30 बजे भगवान के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। तभी अचानक धक्का मुक्की के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात को संभाला जा रहा है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए ताकि आगे ऐसी कोई भी घटना दोबारा ना हो।
तो वज्रपात से पूरे देश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बताते हुए चले, लगातार वज्रपात की घटनाएं बढ़ती जा रही है और इन सब के पीछे का कारण बनकर के निकल रहा है पर्यावरण में लगातार हो रहे बदलाव, और उस बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना है प्रदूषण। देखिए हमारी रिपोर्ट। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी, तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा, इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में 1 शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव। आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं, संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितने भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास ना जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। वज्रपात सबसे तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।